हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट में। तो जुड़ जाए दोस्तों, गुड इवनिंग आप सभी को, वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो देखिए दोस्तों, हमने आपको जो क्लासेस हमारी जो चल रही है उत्तराखंड 5000 एमसीक्यूज़ की, जहाँ पे हम आपको उत्तराखंड की जैसे अजय रावत सर की बुक, BS नेगी सर की बुक, परीक्षा वाणी और पुराने पेपर्स को डिस्कस कराते हैं। तो देखिए दोस्तों, यही क्लास हमारी वहाँ पे भी चलती है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने उन क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया है जो अजय रावत सर की बुक से है। पार्ट 1 में दोस्तों हमने इससे पहले कंप्लीट कर दिया था यहाँ तक। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन से कि भारती चंद से संबंधित प्रसिद्ध जो कटकू जो नोला है या काटकू जो नोला है वो किस स्थान पर आपको मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, भारती चंद एक बहुत प्रतापी शासक था, यानी चंद शासक में जो पहला ऐसा शासक हुआ जिसने नेपाल पर डायरेक्ट आक्रमण किया। इसने जो नेपाल के जो राजा थे, जो उनकी जो अधीनता है वो स्वीकार करना मना कर दिया था, क्योंकि टैक्स देते थे इससे पहले, तो इसने वहां पे आक्रमण किया और टैक्स देना बंद कर दिया था और उन्हें हराया भी था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी या फिर बी। तो देखिए, अल्मोड़ा बिल्कुल गलत होगा, चंपावत भी गलत होगा, तो पिथौरागढ़ इसका सही है। तो ध्यान रखना, जो प्रसिद्ध जो कटकू जो नोला स्थान है वो पिथौरागढ़ में है, क्योंकि जब उन्होंने आक्रमण किया था तब यहाँ पे उन्होंने कुछ टाइम विश्राम वगैरह किया होगा, तो इसी स्थान को यहाँ पे कटकू नोला नामक स्थान पे किया था। ठीक है, देव सिंह मैदान इसी के पास में है। अगर आप यहाँ पे अजय रावत सर की बुक पढ़ोगे तो ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, नायक जाति की उत्पत्ति किस चंद शासक काल में मानी जाती है। तो क्वेश्चन तो दोस्तों सरल है, लेकिन इसकी व्याख्या ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका राइट आंसर है, आप सभी जानते हैं, भारती चंद। यानी जब 12 वर्षों तक जब युद्ध किया था भारती चंद ने गोरखाओं से, यानी बात करें नेपाल से, तो उसी समय नायक जाति की उत्पत्ति हुई थी। तो भारती चंद इसका बिल्कुल सही है। और देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे जरा बात करते हैं नायक जाति के बारे में। नायक जाति के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। देखिए, जब हम नायक जाति की बात कर रहे हैं तो नायक जाति का अस्तित्व उत्तराखंड में 15वीं शताब्दी से माना जाता है, यानी इसी के काल से माना जाता है, भारती चंद के काल से। ठीक है, और फिर यहां पे देखिए दोस्तों कि इस जाति में पहले एक कुप्रथा होती थी जिसमें कन्याओं का विवाह नहीं कराया जाता था, और इन कन्याओं को वेश्यावृत्ति के जो कुकर्म होता था उसमें धकेला जाता था। तो नायक जाति आप समझ चुके होंगे। देखिए दोस्तों, इसके अलावा एक चीज इंपॉर्टेंट और भी ध्यान रखना है कि इस कुप्रथा को दूर करने का जो सर्वप्रथम जो कार्य करवाया था या किया था वो दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने? दयानंद सरस्वती जी ने। और आर्य समाज की दरासत जो दयानंद सरस्वती जी है उन्होंने इसका काम किया था। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ और बातें कि इस प्रथा सुधार, यानी जो कुप्रथा है, यानी इसे सुधार करने के लिए सर्वप्रथम 1919 में नायक सुधार समिति बनाई गई थी। और यहाँ पे यह भी ध्यान रखना कि यह आर्य समाज के द्वारा बनाई गई थी, आर्य समाज के द्वारा। फिर यहाँ पे एक चीज जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो यूपीएससी कई बार पूछता है कि देखिए कि इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए क्या नाम है, ठाकुर मसाल सिंह। ध्यान रखना, ठाकुर मसाल सिंह। ठाकुर मसाल सिंह जो कौन थे? संयुक्त प्रांत जो विधान परिषद थे उसके सदस्य थे। उन्होंने 11 सितंबर 1924 को कब रखा था प्रस्ताव? 11 सितंबर 1924 को प्रस्ताव रखा, और उन्हीं के प्रस्ताव को बाद में स्वीकार किया गया। तो प्रस्ताव कब रखा था उन्होंने विधान परिषद में? 11 सितंबर 1924 को प्रस्ताव रखा था। किसने रखा था? ठाकुर मसाल सिंह ने रखा था। अब देखिए दोस्तों, यहां पे थोड़ा और डीप पढ़ लीजिए। देखिए, नवंबर 1924 में नायक सुधार समिति का गठन कर दिया, यानी जब इन्होंने प्रस्ताव रखा फिर बात आगे बढ़ी, फिर 1924 में नवंबर में नायक सुधार समिति का गठन कर दिया गया। तो जो मेन नायक सुधार समिति का जो गठन हुआ था ये 1924 में हुआ था, यानी ऑफिशियल रूप से हुआ था ये। और फिर इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? पी बिडम इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? पी बिडम अध्यक्ष थे। लेकिन दोस्तों कुछ किताबें यहाँ पे अगर हम बात करें तो वह एनसी स्टीव को भी मानती है। तो ऑप्शन के अनुसार इसे लेकर चलना, ध्यान रखना, ऑप्शन के अनुसार लेके इसे चलना। फिर यहाँ पे थोड़ा और बात करते हैं। और बात दोस्तों यहाँ पे यह है कि 1 फरवरी 1929 ईस्वी को नायक बालिका सुधार अधिनियम पारित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी में से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है कि 1 फरवरी 1929 को नायक बालिका सुधार अधिनियम पारित किया गया। और फिर लास्ट आप यहां पे फैक्ट ध्यान रख सकते हैं कि 20 जून 1929 में जो लक्ष्मेश्वर अल्मोड़ा है वहां पे गांधी जी ने भाषण दिया था, यानी नायक जाति के संदर्भ में भाषण दिया था। और वहां पे उन्होंने इनके संदर्भ में कहा था कि नायक बालिकाओं का सुविवाह होना चाहिए, उन्हें अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, और प्रत्येक जो औरत है उन्हें सीता के समान पवित्र होना चाहिए। तो नायक जाति से बातें ये थी। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों पूछा है
देखिए दोस्तों, हम डिटेल से डिस्कस करा रहे हैं। क्वेश्चन तो यहाँ पे 40 होते हैं, लेकिन इन 40 क्वेश्चन को हम लगभग 200 से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कराते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी सीरीज में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है कि गोबासा ताम्रपत्र का संबंध किस चंद शासक से है। गोबासा ताम्रपत्र, तो बीणाचंद, बीरचंद, ज्ञानचंद या बाज बहादुर चंद। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। कमेंट बॉक्स में हम आपका आंसर चेक कर रहे हैं। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? तो हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है आपको मिलेगा, वो मिलेगा ज्ञानचंद। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ज्ञानचंद हो गया। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा डिटेल से पढ़ लीजिए ज्ञानचंद के बारे में। वैसे हमने कल भी डिस्कस कराया था, अगर आपने थोड़ा कल की क्लास देखी होगी तो आज आपको याद भी हो जाएगा, क्योंकि याद तब होता है जब आप रिवाइज करते हो। ध्यान रखना, एक बार पढ़ने से दोस्तों आसानी से याद नहीं होता। कम से कम अगर आप उसी चीज को 2 या 3 बार रिवाइज करो तब याद होता है। तो कल भी हमने रिवाइज किया था, आने वाले समय में भी रिवाइज कराएंगे। तो ज्ञानचंद की बात करें तो 29वां चंद शासक था। कौन सा शासक था? 29वां चंद शासक था। यहां से आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जिस समय यह शासक था उसी समय तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था गढ़वाल क्षेत्र पे या फिर उत्तराखंड में, है ना। तैमूर लंग का आक्रमण 1398 में हुआ था। और उस समय दिल्ली पे गद्दी पर कौन बैठा था? नसूरुद्दीन मोहम्मद शाह। जीएस में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि तैमूर लंग के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? नसूरुद्दीन महमूद शाह था। अब थोड़ा हम ज्ञानचंद की बात करते हैं। कार्यकाल जो इसका है 1365 से लेकर 1419 या फिर 20 तक था। और यहीं पर जो प्रश्न अभी यूकेएसएससी ने पूछा था कि सर्वाधिक लंबे समय तक शासन इसी शासक ने किया था, यानी ज्ञानचंद का सबसे लंबे समय तक राज करने वाला चंद शासक था। और फिर सबसे सर्वशाली शक्तिशाली भी यही था। कुछ और फैक्ट है कि फिरोज तुगलक है, इसने इसे गरुड़ की उपाधि दी थी। सबसे शक्तिशाली शासक यही था ज्ञानचंद। और फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो इसके ताम्रपत्र से हैं कि जैसे गोबासा ताम्रपत्र है कि इसने इस ताम्रपत्र में बताया गया है कि जो देवराज तिवारी को भूमि दान दिया था, यानी इसको दान देने से संबंधित था। फिर सेरा का ताम्रपत्र जो खड़कोट का है, इसमें भी इसी से संबंधित है। मझेड़ा ताम्रपत्र इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें ज्ञानचंद ने यानी स्वयं को क्या कहा है कि राजा विजय ब्रह्म कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 है, अल्मोड़ा के मल्ला जो महल है उसका निर्माण किसने कराया था? कुछ स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है। मल्ला महल का जो निर्माण कराया था वो रुद्रचंद ने कराया था। बालो कल्याण चंद पे मत जाना आप, रुद्रचंद इसका सही आंसर है। तो रुद्रचंद इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ में कि कुमाऊं की जो वीरांगना जो भाग्य धोनियान है उसके साथ किस चंद शासक का द्वंद्व युद्ध हुआ था? तो देखिए दोस्तों, द्वंद्व युद्ध किसका हुआ था? ऑप्शन आपके पास है कल्याण चंद, रुद्रचंद, भीष्मचंद या भारती चंद। तो इसका आंसर दीजिए आप कमेंट बॉक्स में, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है भारती चंद। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही है। तो ध्यान रखना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 पूछा है कि किस चंद शासक ने सीरा के जो राजा जो हरिमल को हराकर अपनी विजय के उपलक्ष्य में थल स्थान पर एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था? अब थोड़ा ये प्रश्न जरा टफ हो गया है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? सोचिए जरा, आपके पास 2-4 सेकंड का समय है, सोचिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आपको मिलेगा रुद्रचंद। रुद्रचंद ने हराया था राजा हरिमल को, और फिर वहां पे हराने के उपलक्ष्य में यहाँ पे इसने क्या कराया था, जो थल नामक स्थान पर शिव मंदिर का इसने निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारती चंद के बाद गद्दी पर कौन सा शासक बैठा था? यानी भारती चंद के बाद गद्दी पर कौन सा शासक बैठा था? तो देखिए, भारती चंद के बाद कौन बैठा होगा? रुद्रचंद। यहाँ पे ऑप्शन में रुद्रचंद ने लिखा इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते, तो रुद्रचंद तो नहीं है। तो सरल क्वेश्चन है आपके पास, इसका मतलब तो रत्नचंद दोस्तों इसका बिल्कुल सही है। अगर रुद्रचंद ऑप्शन में होता तो शायद कंफ्यूज हो जाते आप। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब देखिए दोस्तों, रतनचंद की बात कर लेते हैं थोड़ा, जो काफी इंपॉर्टेंट है रतनचंद से, कि ये 36वां चंद शासक था। और श्री जेदा किराल की सहायता से उत्तराखंड में इसने पहला भू बंदोबस्त कराया था। उत्तराखंड में जो प्रथम भू बंदोबस्त था वो रतनचंद ने कराया था, श्री जेदा किराल की सहायता से कराया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो सोर्स था ये हमने ओपन यूनिवर्सिटी की बुक से लिया था। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जागेश्वर में धर्मशाला मंदिर का निर्माण करवाया था। लेकिन खैर इंपॉर्टेंट जो सबसे है वो ये है कि उत्तराखंड में पहला भू बंदोबस्त करवाया था। तो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 218 है, कौन सा चंद शासक नाथ संप्रदाय को मानता था? तो नाथ संप्रदाय को कौन मानता था? अब आपके पास ऑप्शन है भीष्मचंद, ज्ञानचंद, कल्याणचंद या फिर कीर्तिचंद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, आप इसे ट्रिक से याद कर सकते हो। ट्रिक से कैसे याद करोगे? देखिए, अगर हम गढ़वाल में पवारस की बात करते हैं तो एकमात्र शासक था, कौन था? अजयपाल, यानी वो नाथ संप्रदाय से संबंधित था। तो अजयपाल के समकालीन कौन होगा? कीर्तिचंद होगा।
तो कीर्तिचंद ही इसका सही है, यानी नाथ संप्रदाय उसी समय ज्यादा फल फूल रहा था, तो कीर्तिचंद इसका बिल्कुल सही है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। यह जब हमने कीर्तिचंद आपको कुमाऊं का चंदवंश पढ़ाया था तब हमने डिटेल से डिस्कस कराया था। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं कि खगमरे किले का निर्माण किस चंद शासक द्वारा कराया गया था। खगमरे किले की बात कर रहे हैं, तो खगमरे किले का निर्माण कल्याण चंद ने करवाया था, बिल्कुल गलत है, भीष्मचंद इसका बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं कि अल्मोड़ा में अपनी राजधानी पूर्ण रूप से किसने परिवर्तित की थी। तो देखिए दोस्तों, शुरुआत तो की थी वो भीष्मचंद ने की थी, लेकिन सफल नहीं हो पाया था। जो की थी उसने वो की थी बालू कल्याण चंद ने। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी है। और यह प्रश्न यूपीएससी ने अभी हाल ही में पूछा था। तो देखिए दोस्तों, अगर हम आपको अभी डिस्कस कराएंगे, इसी पेपर में आएगा, यही क्वेश्चन पूछा था कि जो अल्मोड़ा से अपनी राजधानी 1563 में किसने परिवर्तित कराई थी। तो बालो कल्याण चंद ने कराई थी, सेम प्रश्न था। और अब हम शुरुआत करते हैं अजय राव सर की बुक से। तो पेज नंबर 48 से 54 तक हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अब 11 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए दोस्तों, कोशिश ये होनी चाहिए कि जब हम किसी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं तो उसके आसपास भी देखें, आसपास से और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो ऐसी कोशिश करने से हमारे और फैक्ट क्लियर होते हैं, और फैक्ट क्लियर होने के बाद हमारा सिलेक्शन जो होता है वो बहुत नजदीक होता है। तो सिलेक्शन नजदीक जब हम डिटेल से पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो यहां पर भी आपको यही करना है और हम भी यही कराते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि लक्ष्मी चंद द्वारा बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कब करवाया था। अब देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है 1602 में कराया था। कब कराया था? 1602 में कराया था, यह आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये हो गया। लेकिन दोस्तों, यहां पे अगर बागनाथ मंदिर की बात करें तो बागनाथ मंदिर का आपको ध्यान रखना है कि इसका निर्माण तो भूदेव ने कराया था, यानी इसका निर्माण भूदेव ने कराया था। और भूदेव वही राजा है, कार्तिकेय राजा, ये कतुरी राजा, जिसे बौद्धों का प्रबल शत्रु कहा जाता था, है ना। तो बागनाथ मंदिर का निर्माण भूदेव ने करवाया और बाद में इसका जीर्णोद्धार लक्ष्मीचंद ने 1602 ईस्वी में करवाया था। अब देखिए दोस्तों, लक्ष्मीचंद के बारे में देखिए, लक्ष्मीचंद के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं जो आपको ध्यान रखना है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, लक्ष्मीचंद के बारे में आपको ध्यान रखना है कि जो ये लक्ष्मीचंद है ना, ये दो शासकों के समकालीन है। देखिए, एक तो है ये अकबर का समकालीन, किसका समकालीन है? अकबर का समकालीन है। और अकबर के अलावा ये जहांगीर का भी समकालीन है, जहांगीर का भी समकालीन है। और जहांगीर ने तो इस लक्ष्मीचंद की काफी क्या की है, प्रशंसा की है, क्योंकि यह लक्ष्मीचंद काफी जो उपहार वगैरह थे जहांगीर के दरबार में ले गया था, एक बार नहीं बल्कि 2 बार ले गया था। तो ऐसा कौन सा शासक था जो जहांगीर के दरबार में, मुगल दरबार में 2 बार गया था? तो लक्ष्मीचंद ही था। तो ध्यान रखना, ये 1612 में गया था, यानी 1612 में गया था। और इसके अलावा 1620 में भी गया था, 1620 में भी गया था। तो 2 बार जाने वाला लक्ष्मीचंद ही एक शासक था, जहांगीर के दरबार में गया था। और जहांगीर ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी, क्योंकि इसने जहांगीर की बहुत चापलूसी वगैरह की थी। तो क्वेश्चन नंबर 211 का ऑप्शन नंबर 2 हो गया, ऑप्शन नंबर ए यानी 1602 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति। अब देखिए, अजय पाल ने जो की थी वो की थी सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति। किसकी की थी? सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति। यहां पे मैं थोड़ा पीछे हो गया, ठीक है, सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति। तो सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति, तो सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति किसने की थी? अजय पाल ने की थी। रुद्रचंद ने की थी यहां पे किसकी नियुक्ति? यह की थी नियुक्ति ने चौथानी ब्राह्मण की। अब देखिए दोस्तों, रुद्रचंद से आपको एक ध्यान रखना है कि रुद्रचंद ने कब, ध्यान रखना है कि रुद्रचंद ने 1587 ईस्वी में, यानी 1587 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? 1587 में की थी। रुद्रचंद किसका समकालीन था? अकबर का समकालीन था। ऐसा प्रश्न यूपीएससी ने पूछा है। तो रुद्रचंद 1857 में आया था। अब देखिए दोस्तों, यहां पर ध्यान भी रखना है कि 1588 ईस्वी में रुद्रचंद की जो मुलाकात हुई थी लाहौर में अकबर से हुई थी, लाहौर में अकबर से हुई थी। तो पूछा जाएगा कि कहां पर मुलाकात हुई थी? अकबर से हुई थी, लाहौर में हुई थी, 1588 ईस्वी में हुई थी, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ये हो गया 12। क्या बोलते हैं, जो यहाँ पे जो रुद्रचंद है इसके बारे में अभी डिटेल से डिस्कस कराएंगे और जितने फैक्ट बनते हैं। तो फिलहाल हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है, देखिए, बालेश्वर मंदिर चंपावत का जीर्णोद्धार महावीर सिंह थापा द्वारा कब कराया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए, आप में से कितने को इसका आंसर आता है, मैं आपके कमेंट चेक कर रहा हूं, आंसर दीजिए दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या है कि बालेश्वर मंदिर चंपावत का जीर्णोद्धार महावीर सिंह थापा द्वारा किस वर्ष कराया गया? तो कब कराया गया? तो इसका आंसर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, आपने आंसर दे दिए होंगे और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो बी आपको दिखाई दे रहा है 1796, ये बिल्कुल सही है। बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार महावीर सिंह थापा द्वारा कराया गया था, 1796 में कराया गया था। यहां पे देखिए, यह है बालेश्वर मंदिर चंपावत। और यहां से जो प्रश्न बनते हैं, अगर हम बात करें बद्रीनाथ पांडे जी के अनुसार, तो बद्रीनाथ पांडे जी कहते हैं कि उद्यान चंद ने इसका सहयोग से, यानी उद्यान चंद ने कुंज शर्मा के सहयोग से इस मंदिर का निर्माण करवाया था। देसठ देव का हमें यहाँ पे अभिलेख मिलता है, क्रांति देव का हमें अभिलेख 1223 का मिलता है, ज्ञानचंद का 1410 में, उद्यान चंद का 1423 में। और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो यह है कि 1796 में जो महावीर सिंह थापा है उसने इस मंदिर का जीर्णोद्धार या फिर मरम्मत करवाई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आने वाले एग्जाम के लिए।
क्वेश्चन नंबर 14 है कि मुरादाबाद का संस्थापक कौन था। तो देखिए दोस्तों, मुरादाबाद की आपको पूछी गई है, तो मुरादाबाद का संस्थापक कौन था। तो मुरादाबाद का जो संस्थापक था, जो ऑप्शन नंबर जो बी आपको यानी बी लिख गया यहाँ पे, जो सी है यानी रुस्तम खां, ये बिल्कुल सही है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताना है कि मुरादाबाद की जो सीमा है उत्तराखंड के किस जनपद से लगती है। मुरादाबाद की जो सीमा है उत्तराखंड के किस जनपद से लगती है, यह नीचे आपने कमेंट बॉक्स में लगाना है, या फिर किस किस जनपद से लगती है ना। एक से ज्यादा से भी लग सकती है, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो सभी तरीके से पढ़ना दोस्तों, तभी एक फायदेमंद होता है। एक अच्छा स्टूडेंट वही होगा जो क्या करेगा कि एक ब्रॉड तरीके से सोचेगा। जब एक क्वेश्चन आप डिस्कस करोगे, एक से ज्यादा क्या क्या फैक्ट यहां से बन सकते हैं, वही सबसे अच्छा स्टूडेंट है और उसी का सिलेक्शन के चांस सबसे नजदीक है। तो आपको भी यही करना है, जब आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उसके आसपास के क्वेश्चन भी आपको समझने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है दोस्तों आपको कि बाज बहादुर चंद ने कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए गोट भूमि दान दी थी। तो गोट भूमि कब दी थी, तो आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों, गोट भूमि जो दान दी थी वो दी थी 1673 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे है। देखिए आप यहाँ पे इसे डिटेल से देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब हमने आपको डिटेल से बाज बहादुर चंद के बारे में पढ़ाया था, कुमाऊं के चंद काल के जो क्लास थी वहां पे, तो वहां पे हमने ये बातें बताई थी, और इन बातों को एक बार दोबारा से नोट कीजिए। देखिए 50वां चंद्र शासक था, तो देखिए एक तो नंबर देखिए इसका कि 50वां था, तो डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि 50वां चंद्र शासक कौन था। बाज बहादुर चंद था। नीरू गोसाई इसके पिता का नाम था। और यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो शाहजहां है ना, शाहजहां ने ये जो बाज बहादुर चंद है इसे बहादुर की उपाधि दी थी, या फिर जमींदार की उपाधि दान दी थी। तो ध्यान रखना किसने दी थी, शाहजहां ने दी थी। और 1638 से लेकर 1677 तक इसका शासन रहा था। ठीक है, अब यहां पे देखिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक हत्या दीवार का इसने निर्माण कराया था। नंबर 1 पे जाइए आप, यहाँ पे नंबर 1 आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। पिथौरागढ़ में एक हत्या दीवार का निर्माण करवाया था। और इस मंदिर का निर्माण कैलाश का जो कैलाश मंदिर है, यानी जो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है उसके समान है। कैलाश मंदिर से भी प्रश्न बनता है, किसने बनवाया था, कृष्ण प्रथम ने बनाया था। किस वंश से है, राष्ट्रकूट वंश से है। दान भूमि कब दी थी, 1673 में दी थी। अच्छा, ये मां नंदा देवी की मूर्ति गढ़वाल से अल्मोड़ा ले आ गया था। कौन सी मूर्ति थी, स्वर्ण की थी, पीतल की थी, ताम्र की थी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। और फिर यहाँ पे कुछ और बातें आप देख सकते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है बाज बहादुर चंद से। तो क्वेश्चन नंबर 2 से यहाँ पे ये हो गया। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पूछा है कि रुद्रचंद की भेंट अकबर से किस स्थान पर हुई थी। तो देखिए दोस्तों, इसकी जो भेंट हुई थी हमने अभी डिस्कस किया था, लाहौर में हुई थी। कब हुई थी, 1588 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1588 ईस्वी में हुई थी। और इसका जो वर्णन मिलता है ये तुझी की जहांगीरी में। कहां पे मिलता है, यहां पे मैं थोड़ा रब कर लेता हूं, आपको शायद दिक्कत हो जाए। ठीक है, 1673 इसका राइट हो गया, ये लाहौर में इसके हो गया। और 1588 ईस्वी में इसकी मुलाकात हुई थी, कहां पे, लाहौर में हुई थी। और इसका वर्णन तुझू के जहांगीरी और मुंतखाब अत तवारीख जो बंदायूनी की रचना है वहां पे मिलता है। इसका कार्यकाल कब से कब तक था। देखिए रुद्रचंद का कार्यकाल भी पूछा जाता है, और रुद्रचंद का अगर आपको कार्यकाल पूछा जाए तो आपको क्या ध्यान रखना है बताइए दोस्तों। 1565 से लेकर, ध्यान रखना इसका कार्यकाल था 1565 से लेकर 1597 तक, 1597 तक, यानी कि इसका समकालीन हो गया, अकबर का समकालीन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 16 ये हो गया। और यहां पे इसका डिटेल आंसर देखिए दोस्तों, रुद्रचंद से क्या प्रश्न बनते हैं। देखिए रुद्रचंद एक बहुत शिक्षित राजा हुआ था, यानी बड़ा शिक्षित राजा था ये चंद शासक में। और देखिए कि इस राजा की बात करें तो इसने उषागाद हो गया, सैनिक शास्त्रम, जयाति चरित्रम, त्रैवणिक धर्म निर्णय, इन पुस्तकों का निर्माण करवाया था, इन पुस्तकों की रचना करवाई थी। और इसने अपने राज्य के युवाओं को संस्कृत अध्ययन के लिए बनारस कश्मीर भेजा था। धार्मिक कार्य की बात करें तो इसने केदारेश्वर मंदिर, जागेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। और शिव प्रसाद डबराल जी, तो जो यहाँ पे रुद्रचंद है इसे हर्ष शिलादित्य कहते हैं। क्या कहते हैं, हर्ष शिलादित्य। तो यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों। और सामाजिक कार्य आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे अजय पाल ने वगैरह चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति कराई थी। जैसे अजय पाल ने सरोवर ब्राह्मण, तो चौथानी ब्राह्मण की नियुक्ति कुमाऊं में किसने कराई थी, इसने कराई थी। तो सरोवर ब्राह्मण की अजय पाल ने, चौथानी ब्राह्मण की रुद्रचंद ने। और बाकी इन सभी पदों का निर्माण भी किसी ने करवाया था, रुद्रचंद ने करवाया था। कैनी खेनी, छोड़ा छोड़ी, टमटा, जो पौड़ी 15 विश्व वगैरह है ना, राज्य वेद, राजकोली, पहरी, बजनिया, टमटा, इन सभी पदों का निर्माण भी इसी ने करवाया था। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं कि किस चंद्र शासक की मृत्यु तपेदिक के कारण हुई थी। तो देखिए दोस्तों, तपेदिक के कारण हुई थी वो ऑप्शन नंबर जो सी है, दिलीप चंद, बिल्कुल सही है। तो दिलीप चंद इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे ये हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे कि बाज बहादुर चंद के बारे में। तो देखिए दोस्तों, बाज बहादुर चंद के बारे में डिस्कस किया था। उपाधि किसने दी थी, शाहजहां ने दी थी। डिटेल से डिस्कस कराया था, है ना। तो यह था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 19 है यहाँ पे कि गढ़वाल का जोनो पार्क किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों, क्या है इसका राइट आंसर। तो पहले जो दूसरा दिन था वहां पे भी हमने डिस्कस कराया था, तो अभी याद हो चुका होगा। देखिए तीलू रोतले जी का जन्म कब हुआ था। देखिए तीलू रोतले जी का जो जन्म की बात करें तो ये 8 अगस्त को हुआ था। यानी तीलू रोतले जन्म दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 अगस्त को मनाया जाता है। कहां पे हुआ था, गुराड़ गांव जो एकेश्वर है वहां पे हुआ था। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे हमने आपको एक चीज बताया था, एक है पेंशन और एक चीज है पुरस्कार।
एक है पुरस्कार। तो देखिए पेंशन की बात करते हैं, तो पेंशन की जो शुरुआत हुई थी आपको ध्यान रखना है ये 1 अप्रैल 2014 से हुई थी। और पुरस्कार की बात करें तो 2006 से शुरुआत हुई थी। और पुरस्कार में वर्तमान कितनी राशि है, 51 के जो राशि है ये दी जाती है। तो यहां तक दोस्तों ये ध्यान रखना। किलोरुद्री जी के घोड़े की बात करें तो उनके घोड़े का नाम बिंदुली था, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 है कि किस ताम्रपत्र में कीर्तिचंद को महाराजा धीराज श्री कल्याण चंद्र देव कहा गया है। तो देखिए कीर्तिचंद को जो कहा गया है वो कल्पानी जो गाढ़ भेटा ताम्रपत्र है वहां पे कहा गया है। गोबासा ताम्रपत्र ज्ञानचंद का है, मझड़ा ताम्रपत्र ज्ञानचंद का है, मोनाकोट ताम्रपत्र किसका है, लक्ष्मीचंद उसका है। तो गोबासा ताम्रपत्र की बात करें, देखिए देखिए गोबासा ताम्रपत्र किसका है, ज्ञानचंद का है। किसका है, ज्ञानचंद का है। और यहाँ पे ज्ञानचंद के बारे में क्या बताया गया था, ज्ञानचंद के बारे में बताया गया था इसने देवराज तिवारी को भूमि दान दी थी। देवराज तिवारी, तो देवराज तिवारी, यहां पे तिवारी भूमिदान, तो भूमिदान। देखिए दोस्तों हम जो यहाँ पे लिखते हैं पेड़ में लिखते हैं और पेड़ में लिखने का सही से छंद नहीं आ पाता है, तो इसलिए थोड़ा अगर राइटिंग समझ ना आए तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो देखिए गोबासा ताम्रपत्र ज्ञानचंद से है, देवराज तिवारी भूमिदान यानी भूमिदान दिया था। मझड़ा की बात करें यह भी ज्ञानचंद से ही है। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे राजा विजय विजय, यहाँ पे राजा विजय ब्रह्म इसे कहा गया था, राजा विजय ब्रह्म कहा गया था। और मोनाकोट ताम में क्या है, लक्ष्मण कहा गया है, लक्ष्मण। तो मोनाकोट ताम्रपत्र में क्या कहा गया है, लक्ष्मण कहा गया है। अब बात करते हैं हमारे पार्ट 3 डॉक्टर अजय रावत सर की बुक से। और यहाँ पे हम 54-55 के आसपास जो पेजेस हैं उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है यानी 21वां क्वेश्चन आपको पूछा है कि खेरागढ़ की संधि जो डोटी नरेश देवपाल के साथ किस चंद शासक की हुई थी। तो खेरागढ़ की संधि किसकी हुई थी, तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, भारती चंद की हुई थी, ज्ञानचंद की हुई थी, कल्याण चंद की हुई थी, या फिर उद्योत चंद की हुई थी। तो किसकी हुई थी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए क्या होगा इसका सही आंसर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर जो सी आपको दिखाई दे रहा है, उद्योत चंद, यह बिल्कुल सही है। इसका भी डिटेल व्याख्या देते हैं आपको। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 है कि हीरू देवबा किस चंद शासक का सेनापति था। तो हीरू देवबा किस चंद शासक का सेनापति था। देखिए दोस्तों कुछ शासक ऐसे हैं जिनके कुछ जो सेनापति काफी प्रसिद्ध है, उन सेनापति को भी आपको ध्यान रखना है, टफ प्रश्न आपको यही पूछे जाएंगे। तो हीरा देवबा किसका था, हीरा देवबा था, यह भी किसका था, जो उद्योत चंद है, यहाँ पे उद्योत जो चंद है, उद्योत जो चंद है इसी का था। तो देखिए दोस्तों अब हम बात करते हैं उद्योत चंद के बारे में। उद्योत चंद के बारे में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो यहाँ पे देखिए उद्योत चंद की बात करें तो 1678 से लेकर 98 तक इसका कार्यकाल था। 1678 से लेकर 1698 तक इसका क्या था, कार्यकाल था। और फिर यहाँ पे देखिए इससे संबंधित जो ताम्रपत्र है बरम ताम्रपत्र है। और यहाँ पे अगर बरम ताम्रपत्र उद्योत चंद का भी है, जगत चंद का भी आता है। और बरम ताम्रपत्र मुवानी पिथौरागढ़ से प्राप्त हुआ है। यहाँ पे बीरेश्वर, अगर हम बरम ताम्र के पत्र की बात करते हैं तो बीरेश्वर जोशी द्वारा बधानगढ़ की जासूसी की गई थी। उद्योग चंद को धाई माता रोग से पीड़ित था, इससे हमें यह जानकारी भी मिलती है। यानी जो बरम ताम्रपत्र है यहां से हमें यह भी पता चलता है कि जो उद्योग चंद है यह कौन से रोग से पीड़ित था, यह धाई माता रोग से पीड़ित था। तो ताम्रपत्र से संबंधित बातें थी। सेनापति देखो हीरा देवबा इसका सेनापति था, मैसी साहू इसका सेनापति था, और शिरोमणि जोशी यह भी इसका कौन था, सेनापति था। तो उद्योग चंद के 3 प्रमुख सेनापति हुए, हीरू देवबा, मैसी साहू और शिरोमणि जोशी। और फिर यहीं पर अगर हम बात करें दोस्तों समकालीन शासक की, तो पृथ्वी फतेहपति शाह हो गया, देवपाल शाह और औरंगजेब इसके शासक हो गए, यानी समकालीन शासक। अब देखिए दोस्तों इसने क्या आक्रमण किए। सबसे पहले तो इसने बधानगढ़ पर आक्रमण किया, जीत तो गया था लेकिन इसमें इसका जो सेनापति था जो मेरू साहू था वह मारा गया था। तो बधानगढ़ में मेरू साहू सेनापति मारा गया था। फिर इसका डोटी अभियान हुआ बाद में। डोटी अभियान में जो इसका जो हीरू देवबा जो सेनापति था उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर तीसरा इसका जो जुरायल जो दीपायल कोट है नेपाल में दोबारा इसने आक्रमण किया था, और उसमें इसका जो सेनापति था बाद में जो शिरोमणि जोशी वनी वो भी यहाँ पे मारा गया था, और ये इसकी पराजय हुई थी यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों जब यहाँ पे जो तीसरा युद्ध था जो जुरायल दीपायल का जो युद्ध था, इस युद्ध से इसने परेशान होकर यानी इसकी बुरी तरीके से हार हुई थी। पहली बार तो जीता गया, पहली बार 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 जीता गया, लेकिन लास्ट में जब इसने जुरायल दीपायल पर जब आक्रमण किया, खुद तो आक्रमण किया फिर हार भी गया, और इस हार पर उसे बहुत बड़ी निराशा लगी, और फिर इसने कभी भी युद्ध ना करने की क्या खाई थी, कसम खाई थी कि मैं कभी भी युद्ध नहीं करूंगा। तो यही एक शासक हुआ, युद्ध हारने के बाद इसने यही निर्णय लिया कि आपसे ये कभी भी युद्ध नहीं करेगा। कौन था ये, उद्योग चंद था। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप यहाँ पे देखिए एग्जाम दृष्टि से। खेरागढ़ की संधि जो अभी हमने डिस्कस किया था देवपाल और उद्योग चंद के बीच में 1688 ईस्वी में हुई थी। काशीपुर कोटा में आम के बागान लगाने का इसने काम किया था। अब देखिए जब इसने क्या किया था कि डोटी अभियान जब यहाँ पे जब इसने जीता था यानी खेरागढ़ की संधि वगैरह कर ली थी, तो ये जो इसके आसपास के जो चाटुकार थे, जो इसके जो दरबारी मंत्री वगैरह थे, उससे काफी प्रभावित था, और उसने उनके लालच में उनके कहने पर इसने बहुत से धन व्यय किया। अल्मोड़ा में तला महल का निर्माण इसने किया, मल्ला महल का रुद्रचंद ने, तला महल का अल्मोड़ा में इसने किया उद्योग चंद ने।
फिर त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का इसने निर्माण करवाया, पार्वतीश्वर मंदिर का इसने निर्माण करवाया, उद्योत चंद्रेश्वर मंदिर का इसने निर्माण किया। अपने नाम पर देखिए, उद्योत चंद्रेश्वर अपने नाम पर इसने इसका निर्माण करवाया, क्योंकि ये चाटुकारों से, इसके चारों चाटुकार थे और उसी के बहकावे में आ गया और फिर काफी धन इसने व्यय कर दिया था, उन्हें भी काफी धन दिया, जिससे जो नींव थी वो धीरे धीरे कमजोर होने लग गई थी। और फिर यहाँ पे लास्ट देखिए कि जो भारती चंद के बाद उद्योत चंद एक ऐसा शासक हुआ जिसने नेपाल पर आक्रमण किया और वहां के राजा देपाल को उसको हराकर उसकी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी अजमेरगढ़, उसे भगाने पर विवश कर दिया। तो एक चीज देखिए, अजमेरगढ़ कहां पर है? ये नैनीताल में है ना, तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रख लेना। और भारती चंद्र पहला ऐसा शासक था जिसने आक्रमण किया था नेपाल पर, उसे वहां पे पराजित भी कर दिया था। और फिर दूसरा कौन हुआ? दूसरा हुआ उद्योत चंद। तो उद्योत चंद से यहां पर यही बातें थी दोस्तों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 है, कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? आप आंसर दीजिए, इसे भी हम अभी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आपको जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो आपको ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है देवीचंद, ये बिल्कुल सही है। कुमाऊं का जो मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है वो देवीचंद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारती चंद के बाद यही अभी हमने डिस्कस किया था और इसका नाम क्या था? उद्योग चंद था। तो ये तो हमने काफी अच्छे से डिस्कस कर लिया है। और यहाँ पे 24 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 है और क्वेश्चन नंबर 25 पूछा है दोस्तों कि बधानगढ़ को जीतकर किस चंद शासक ने वहां से मां नंदा की स्वर्ण मूर्ति, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्वर्ण मूर्ति की बात की गई है। देखिए बधानगढ़ से चंद शासक ने वहां से मां नंदा देवी की स्वर्ण मूर्ति को अल्मोड़ा स्थापित किया था। बधानगढ़ को जीता, बधानगढ़ को जीतने के बाद इसने क्या किया? स्वर्ण मूर्ति यानी जो मां नंदा देवी की जो स्वर्ण मूर्ति है वो अल्मोड़ा में स्थापित कर दी, यानी वहां से ला गया था। तो कौन था ये? इसका नाम था दोस्तों जो ज्ञानचंद है, सी, ये बिल्कुल सही है। देखिए एक है पहले गरुड़ ज्ञानचंद, वो दूसरा है, ये केवल ज्ञानचंद है। गरुड़ ज्ञानचंद पहले आ गया था, वो सबसे शक्तिशाली राजा था, सबसे ज्यादा समय तक उसने शासन किया था। और जो ज्ञानचंद है, इसने मां नंदा देवी की स्वर्ण मूर्ति बधानगढ़ से जीतकर अल्मोड़ा में स्थापित की थी। तो अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं ज्ञानचंद की। देखिए ज्ञानचंद का कार्यकाल 1698 से लेकर 1708 तक था, यानी उद्योग चंद के बाद ही गद्दी पर बैठा था। और यहाँ पे देखिए कि इसके समकालीन शासक फतेहपति शाह औरंगजेब हो गया। फतेहपति शाह को तो इसने हराया भी था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो एग्जाम दृष्टि है वो यह है कि बधानगढ़ पर इसने आक्रमण करके मां नंदा देवी की जो स्वर्ण मूर्ति है वो उसने अल्मोड़ा में स्थापित की थी। दुधौली का युद्ध हुआ था किसके मध्य? ज्ञानचंद के बीच में और फतेहपति शाह के बीच में। कब? 1703 में। थोड़ा तिथि विवादित हो जाती है, लेकिन कुछ किताबों में, मैक्सिमम किताबों में 1703 ही दिया गया है। फिर 1704 में अपनी पिता की हार का बदला, देखिए जो उद्योग चंद था ना, अभी पढ़ा, इसने नेपाल पर आक्रमण किया था, जुराइल वाला आक्रमण किया था, हार गया था बुरी तरीके से। फिर उसने युद्ध न करने का वचन लिया था। फिर इसी हार का बदला लेने के लिए ज्ञानचंद ने क्या किया कि डोटी पर आक्रमण किया 1704 में और उसे फिर पराजित भी कर दिया था। और कत्यूर घाटी में इसने बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण भी करवाया था। तो ज्ञानचंद से यह बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो यहां तक दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा है कि दरबारी षड्यंत्रकारी सुखराम कार्की को किस चंद शासक द्वारा मारा गया था? तो किस चंद शासक ने मरवा दिया था? तो यह मराया था तिरमल चंद ने। देखिए जो सुखराम कार्की है, पीरू गोसाई, एक दो नाम और आते हैं, ये षड्यंत्रकारी थे। किस काल में? चंद शासन के काल में। पहले तो ये लक्ष्मीचंद के कार्यकाल में थे। लक्ष्मीचंद पावरफुल था तो उसमें उन्होंने उतना षड्यंत्र नहीं कर पाए थे। लेकिन जैसे ही लक्ष्मीचंद की मृत्यु होती है, दिलीप चंद राजा बनता है और दिलीप चंद के राजा बनने के बाद इनकी जो षड्यंत्रकारी होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है। और इसी कारण जो ये तिरमल चंद है ये गढ़वाल में शरण ले लेता है। या तो श्यामशाह के दरबार में शरण लेता है या फिर मानसा के दरबार में शरण लेता है, क्योंकि ये दोनों नाम थोड़ा विवादित होते हैं। तो तिरमल चंद इसी समय गढ़वाल में शरण लेता है और पहला शासक होता है जो गढ़वाल में शरण लेता है, तो तिरमल चंद। फिर बाद में गढ़वाल राजा इसकी सहायता करते हैं, इसे राजा बनाते हैं, तिरमल चंद को राजा बनाते हैं। और तिरमल चंद जब फिर राजा बन जाता है तब इस षड्यंत्रकारी जो सुखराम कार्की है, पीरू गोसाई है, सुखराम कार्की इसकी हत्या करवा देता है, पीरू गोसाई को देश निकाला दे देता है ना। तो ये इनका काम करता है। तो तिरमल चंद इसका राइट आंसर है। और यह जो सुखराम कार्की वगैरह है, पीरू गोसाई है, विजय चंद की हत्या करवा देते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 27 है कि चंद राजा की विजय हेतु बधानगढ़ की जासूसी किसने की थी? तो यह हमने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वह है बीरेश्वर जोशी। ऑप्शन नंबर जो आपको यहाँ पे बी दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल सही है, बीरेश्वर जोशी। अभी हमने ताम्रपत्र डिस्कस किया था, आई होप आपको याद हो गया होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने डिस्कस किया था अभी, देखिए ये था बीरेश्वर जोशी का ताम्रपत्र, यहाँ पे बरम ताम्रपत्र, जिसमें पता चलता है कि बधानगढ़ का क्या की थी, इसने जासूसी की थी। और यही ताम्रपत्र बाद में किसका आता है? जगत चंद का भी आता है, और उसमें भी यही बताया गया क्योंकि जल गया था पहले, तो दोबारा से जारी करता है जगत चंद। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18-28 का है कि जुआरियों पर किसने कर लगाया था? तो जुआरियों पर कर किसने लगाया था? जगत चंद ने लगाया था। और जगत चंद के बारे में आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम जगत चंद के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि किस चंद शासक के काल को सर्वाधिक उत्कर्ष का काल माना जाता है। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर जो आपको बी दिखाई दे रहा है, जगत चंद, ये बिल्कुल सही है। तो जगत चंद के बारे में देखिए 1708 से लेकर 1720 तक इसका कार्यकाल था और समकालीन शासक फतेहपति शाह था। देखो एग्जाम दृष्टि की बात करते हैं तो जगत चंद का काल धन धान्य से परिपूर्ण था,
इसी समय तराई क्षेत्र में 9 लाख रुपए की जो वास्तविक आय होती थी वो इसी के काल में होती थी, और इसीलिए कुमाऊं के चंद वंश का स्वर्णकाल भी इसी के काल को कहा जाता है। तो कुमाऊं में चंद वंश का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? जगत चंद के काल को कहा जाता है। जगत चंद ने श्रीनगर को विजित कर लिया था और फतेहपति शाह को श्रीनगर से भागने पर क्या कर दिया था? विवश करा दिया था। जुआरियों पर इसने टैक्स लगाया था और चेचक के कारण इसकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। अभी हमने दिलीप चंद की बात की थी। दिलीप चंद की किसकी हुई थी? तपेदिक के कारण हुई थी। चेचक के कारण किसकी मृत्यु हुई थी? जगत चंद की हुई थी। तो इन फैक्ट को ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे है। तो क्वेश्चन नंबर 29 ये हो गया। और क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पे लास्ट अजीराव सर की बुक से कि चंद वंश का अवनति का काल किस शासक के काल को माना जाता है? दीपचंद को, देवीचंद को, जगत चंद को, या फिर ज्ञानचंद को? तो देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर बी है आपको देवीचंद, ये बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे देखिए, आप देवीचंद की बात करते हैं। देखिए 1720 से 1726 तक कार्यकाल था। मणिक बिष्ट गेड़ा इसका मंत्री था और पूरा बिष्ट गेड़ा भी इसका मंत्री था। यही बाद में इसकी हत्या भी कर देते हैं देवीचंद की। देखिए चंद वंश की अवनति का काल इसी के शासनकाल में माना जाता है, क्योंकि इसने अपने पिता के समय प्राप्त धन व उसके राजारवी चटकारों से को क्या था? व्यर्थ ही दान दे दिया था। और स्वयं को विक्रमादित्य बनाने के लक्ष्य में इसने जो बेसिक जो खर्च होता है, यानी जो धन धान्य का जो खर्च होता है, ये बहुत ज्यादा किया था। फिर कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक इसे कहा जाता है और कुमाऊं का विक्रमादित्य भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसने विक्रमादित्य बनने के चक्कर में बहुत धन व्यय किया था। और बाद में मणिक बिष्ट वगैरह, पूर्वमल बिष्ट वगैरह इसकी हत्या भी करवा देते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। 8 हमारा 3 हो गया और पेज नंबर हम 60 से लेकर 80 तक। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे पेज क्यों हैं? देखिए दोस्तों, अजय रावत सर की अगर आप बुक देखोगे तो कभी तो आपको मिलेगा कि किसी एक ही पेज में आपको क्या मिलेंगे कि आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसे भी आपको मिलेंगे कि आप 10-12 पेज पढ़ दोगे और उसके बाद भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन ही अच्छे मिल पाए। तो यहां पर भी ऐसा ही है, कुछ क्वेश्चन थे यहाँ पे अच्छे थे, कुछ क्वेश्चन नहीं थे। तो जो पेजेस काम के नहीं थे हमारे लिए, वो हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किए हैं। तो यहाँ से 60 से 80 तक के जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे डिस्कस करा रहे हैं, और पिछले हमने काफी अच्छे भी डिस्कस किया था। तो फिलहाल इसका आंसर दीजिए कि अंतिम चंद्र शासक कौन था? मोहन चंद, मानवेंद्र चंद्र, महेंद्र चंद या देवी चंद? तो बताइए जरा क्या इसका राइट आंसर होगा। तो बताइए दोस्तों क्या राइट आंसर होगा, ए, बी, सी या फिर डी? तो मोहन, मानवेंद्र, महेंद्र या देवी, तो बताइए कौन सा है? तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो सी है महेंद्र चंद बिल्कुल सही है। मोहन चंद के लड़का था ये, मोहन चंद का बेटा था, मोहन चंद इसके पिताजी थे, महेंद्र चंद उसके बाद गद्दी में बैठा और काफी इंपोर्टेंट है, और ये अंतिम शासक था। लास्ट में यह भाग गया था जब किसने आक्रमण किया था? 1790 में गोरखाओं ने आक्रमण किया था, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है कि किस चंद शासक को डोटी से कुमाऊं लाकर गद्दी में बिठा गया? अब ये थोड़ा अच्छा लेवल का प्रश्न है, तो बताइए जरा इसका क्या हो सकता है। देखिए, किसी चंद शासक को डोटी से कुमाऊं लाकर गद्दी में बैठाया गया था। तो इसे जो बैठाया गया था इसका नाम था दोस्तों कल्याण चंद। ध्यान रखना, ये बाद वाला कल्याण चंद है जो कल्याण चंद चतुर्थ के नाम से हम जानते हैं, बहुत बाद वाला जो प्रदीप शाह के काल का था, जहां पर रोहेलों ने आक्रमण किया था 1743-44 में, उसी कल्याण चंद की हम बात कर रहे हैं। और इसी को डोटी से लाया गया था और गद्दी पर बैठाया गया था। तो ये काफी इंपोर्टेंट है। प्रद्युम्न चंद की बात करें तो सही प्रद्युम्न शाह भी कहते हैं, है ना। तो यहां भी ध्यान रखना। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, और क्वेश्चन नंबर 23 आपको पूछा है कि चंद्र शासन काल में चार थान क्या था? तो बताइए दोस्तों चार थान क्या था, इसका आंसर दीजिए जरा, क्या हो सकता है चार थान? तो क्या होगा, ए, बी, सी और डी? अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। जो थोड़ा फैक्ट वाले जो प्रश्न बनते हैं वो डायरेक्ट ऐसे बनते हैं कि चार थान क्या था। तो चार थान आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर जो आपको सी दिखाई दे रहा है, पंचायती कचहरी, यह बिल्कुल सही है। देखिए जो चार थान था ना दोस्तों, इसको पंचनवीशी भी कहते थे। क्या कहते थे? पंचनवीशी। तो ध्यान रखना, इसे पंचनवीशी भी कहते थे। और यह क्या था? यह एक प्रकार की क्या थी? पंचायती कचहरी थी। किसके काल में? चंद्रकांत के काल में। तो क्वेश्चन नंबर 23 ये हो गया। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, और यह क्वेश्चन सरल है पर हमने रख दिया है, रखा इसलिए है क्योंकि यह प्रश्न यूकेएसएससी ने पूछा है। और यूकेएसएससी ने अभी लगभग जो एग्जाम हुए थे, कन्या सहायक वाला शायद उस समय पूछा था या फिर रक्षक वाले में पूछा था कि चंद वंश में कुल कितने प्रकार के राजकर थे। और क्वेश्चन तो सरल है। ऑप्शन नंबर जो आपको सी दिखाई दे रहा है 36 बिल्कुल सही है, और इसे ही छत्तीसी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? छत्तीसी कहा जाता था। तो ध्यान रखना, छत्तीसी किसे कहा जाता था? इसी को कहा जाता था जो 36 प्रकार के राजकर थे। अब यहां पे जो कर है दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इन करों के बारे में आप बताइए जरा कि क्वेश्चन नंबर 25 है कि चंद राज्य में राज सेवकों के लिए लिया जाने वाला कर कौन सा था? तो राज सेवकों के लिए लिया जाने वाला कर कौन सा था, जरा बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर जो सी है, यह बिल्कुल सही है। राज सेवकों से या राज सेवकों के लिए जो लिया जाने वाला कर था वह कौन सा था? शोक कर था। कूद कर की बात करें तो कूद कर एक प्रकार का अनाज कर था, एक प्रकार का ध्यान रखना। अगर कूद की बात करें नगद के रूप में अनाज कर, यानी वाला अनाज कर, यानी नगद एक प्रकार का अनाज कर लिख लेते हैं हम यहां पे, अनाज कर।
तो ध्यान रखना दोस्तों, जो यहाँ पे कूद कर था, यह ऐसा कर था जो नगद के रूप में जो अनाज दिया जाता था, इसे ही क्या कहते थे, कूद कर कहते थे। सिरती कर की बात करें तो सिरतान भी यहीं से आया है, और यह एक प्रकार का नगद कर होता था। यानी नगद कर क्या होता था, सिरती कर होता था, जो भोटिया जो व्यापारी होते थे, माल भाबर के जो व्यापारी होते थे, उनसे लिया जाता था। और मांगा कर की बात करें तो यह प्रकार का युद्ध कर होता था, जब युद्ध कभी होता था तो वहां पे लिया जाता था, और इस कर में प्रत्येक जो नौजवान होते थे, नवयुवक होते थे, उनसे लिया जाता था। तो मांगा कर एक प्रकार का युद्ध कर, सिरती कर नगद कर था, जो भोटिया जनजाति या फिर भोटिया जो व्यापारी होते थे उनसे लिया जाता था। और कूद कर की बात करें तो एक प्रकार का अनाज के रूप में लिया जाने वाला नगद कर, ठीक है। और शु कर की बात करें तो यह एक प्रकार का ऐसा कर जो राज सेवकों के लिए लिया जाता था। तो 4 कर आपने ये देख लिए। अब नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है, और पूछा है कि सिंगाली जो ताम्रपत्र है, इसमें किस कर का उल्लेख किया गया है। तो बताइए जरा, किस कर का उल्लेख है, मिझारी कर का, टांड कर का, हिलियानी कर का, या फिर हिलियानी अधूल कर का, या न्यूवाली कर का। तो बताइए जरा, ए बी सी या डी, कौन सा सही होगा। तो देखिए इसका सही क्या होगा, देखिए दोस्तों, इसका जो सही होगा वह आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर जो आपको सी दिखाई दे रहा है, हिलियानी अधूल कर, यह बिल्कुल सही है। और यह कर कब लिया जाता था, यह कर लिया जाता था वर्षा काल में, वर्षा काल में लिया जाने वाला जो कर था वो यही था। इसका नाम क्या था, इसका नाम था हिलियानी अधूल कर। वर्षा काल में सड़क मरम्मत के लिए जाता था, सड़क मरम्मत के लिए। तो सड़क मरम्मत के लिए लिया जाने वाला यह एक प्रकार का कर था, हिलियानी अधूल कर। और यह कब किस में हमें पता चलता है, सिंगाली ताम्रपत्र में हमें पता चलता है। फिर यहां पे जो दूसरा आपको दिखाई दे रहा है, जैसे यह है टांड कर। देखिए सूती और ऊनी व्यापारियों से लिया जाने वाला कर था, सूती ऊनी। तो सूती जो ऊनी है, यहां पे जो सूती ऊनी जो व्यापारी, सूती ऊनी व्यापारियों से लिया जाने वाला कर, से लिया जाने वाला कर। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहां पे यह है कि सूती ऊनी व्यापारियों से लिया जाने वाला जो कर था वह था टांड कर। हिलियानी अधूल कर वर्षा काल में सड़क मरम्मत के लिए लिया जाने वाला कर था। और मिझारी कर की बात करें तो यह कामगारों के लिए लिया जाता था, जो कामगार होते थे चंद्र राजाओं के, कामगारों के लिए तो कामगारों के लिए लिया जाने वाला जो कर था वह कौन सा था, मिझारी कर। और न्योवानी कर की बात करें तो यह न्याय पाने के लिए होता था, न्याय पाने के लिए कौन सा कर था, तो यह कौन सा था, न्याय पाने के लिए उस कर का नाम क्या था। ध्यान रखना दोस्तों, न्याय पाने के लिए जो कर था इसका नाम था न्योवाली कर। तो यहां पे आपने देख लिया। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, और इसका आंसर दीजिए जरा कि चंद काल में एक प्रकार का कुली बेगार कर था, यानी एक प्रकार का कुली बेगार, यानी उनसे काम कराया जाता होगा और उसे उसका जो मेहनता है वो नहीं दिया जाता होगा। तो कौन सा कर था, खेनी कपिलिनी, बखनिया, कूद कर, या फिर डाला कर। तो क्या इसका सही होगा, डाला, खेनी कपिलिनी, या फिर बखनिया, या फिर कूद कर। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए जरा आप, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, ए बी सी या फिर डी। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर जो बी है, खेनी कपिलिनी कर, यह बिल्कुल सही है। और यहीं पर अगर डाला कर की बात करें तो यह कहां पे लिया जाता था, डाला कर की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि जो यह कर लिया जाता था डाला कर, ये जो गांव के सयाने होते थे ना, जो बूढ़े लोग होते थे, क्योंकि सयानों की नियुक्ति की जाती थी, वही कर वसूलने का काम करते थे मुख्यतः। तो गांव में जो सयाने होते थे उन्हें अनाज के रूप में दिया जाने वाला जो दस्तूर था उसे ही डाला कहते थे। तो क्या है, ग्राम के सयानों के लिए, ग्राम सयानों। तो ध्यान रखना दोस्तों, गांव के सयानों, यहां पे लिख लेता मैं सयानों, देखिए ग्राम के सयानों या फिर सयानों के लिए, ग्राम सयानों के लिए अनाज के रूप में दिया गया नगद, अनाज के रूप में दिया गया नगद। तो अनाज के रूप में दिया गया नगद, तो नगद क्या था, यह अनाज के रूप में जो दिया गया जो नगद होता था, यानी अनाज के रूप में जो दिया जाता था, दस्तूर दिया जाता था, यह होता था डाला कर, जो गांव के सयानों के लिए किया जाता था। खेनी कपिल ने आपने देखा कि यह चंद काल में एक प्रकार का कुली बेगार का कर होता था। और बखनिया कर की बात करें तो यह राजा के सहीसों के लिए लिया जाता था, राजा के सहीसों के लिए। तो राजा के सहीसों के लिए, तो राजा के सहीसों के लिए लिया जाने वाला कर बखनिया कर था। और कूद कर तो हमने आपको भी बताया था, जो काफी इंपोर्टेंट था। कूद कर का मतलब क्या था, कूद कर का मतलब था कि नगद के रूप में जो अनाज लिया जाता था उसे कहते थे कूद कर। तो यह हो गया क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28, और यह प्रश्न हमने इसलिए रखा क्योंकि ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था। और इसका राइट आंसर आपको बताना है कि जो क्वेश्चन नंबर 28 है, इसका राइट आंसर क्या होगा कि किस राजवंश की कोई भी मुद्रा हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। देखिए वैसे तो अगर हमें इसके बाद में साक्ष्य मिले थे जैसे चंद्र राजवंश की मुद्राओं की, लेकिन आयोग ने नहीं माना, तो आपको भी अब नहीं मानना है। तो क्योंकि इस बार यार आयोग ने ऐसे प्रश्न दिए जो काफी विवादित थे, चंद्र राजवंश का हमें कोई भी मुद्रा नहीं मिलती है, लेकिन बाद में प्रमाण मिला है। कुछ स्टूडेंट ने प्रूफ देकर बताया था, कुछ जो बुक्स होती है उनके पब्लिक के माध्यम से, जो पब्लिकेशन होता है उनके माध्यम से बताया था कि यहाँ पे इनकी जो मुद्राएं हैं वो प्राप्त हुई हैं, लेकिन आयोग ने नहीं माना, तो आपको भी नहीं मानना है।
चंद राजवंश से ही है, यानी चंद राजवंश की अभी तक हमें कोई भी मुद्रा प्राप्त नहीं हुई है। फिर यहाँ पे है रुहेलखंड के, तो रुहेलखंड के आक्रमण कब हुआ था? 1743-44 में हुआ था। और किसके काल में हुआ था? ये हुआ था कल्याण चंद के काल में। वही कल्याण चंद जो हमने शुरू में बताया था, जिसे कुमाऊं से डोटी राज्य से लाया गया था और प्रदीप शाह के समकालीन था ये, है ना। तो यहां तक ये हो गया। देखिए दोस्तों, यहां तक इतना ही था। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। तो चैनल को सपोर्ट जरूर करें दोस्तों, आप सभी के सहयोग से काफी अच्छा हमें सपोर्ट मिला है, लाइक आप सभी के बहुत अच्छे मिलते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का थैंक यू। मिलते हैं आपको नई वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।